अब हम बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर की ओर। अगला जो अपना चैप्टर है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र जैसे आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं आप कि ये किससे रिलेटेड है, भोजन के ऑक्सीकरण से। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाती है और वहाँ पर क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, साथ में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये देखते आ रहे हैं इसके बारे में। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में यदि देखें आपकी जो बुक में दी हुई है उसके हिसाब से कि ये ऑक्सीकरण है क्या, तो इसमें देखिए, रेस्पिरेशन is a biochemical process in which energy, water and carbon dioxide are obtained due to oxidation of food present in living cells। इसका मतलब क्या है, देखिए, रेस्पिरेशन, ये जो श्वसन है वो क्या है, इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इन विच एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑब्टेन्ड, यानी इससे क्या, इसके फलस्वरूप क्या होता है, क्या प्राप्त होता है हमें, इससे ऊर्जा मिलती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, किसके फलस्वरूप, कौन सी प्रोसेस के फलस्वरूप ये होता है, कौन सी क्रिया के फलस्वरूप होता है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, किसके, भोजन के, प्रेजेंस इन लिविंग सेल्स, और ये जो कौन सा भोजन, जो जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो इसका मतलब क्या है कि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जीवित कोशिकाओं में उपस्थित भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, श्वसन या रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। तो इसमें आगे देखिए, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, ये जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है ये क्या है, स्टोर होगी एज केमिकल एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में, इन फॉर्म ऑफ एटीपी, किसके, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, किस रूप में, एटीपी के रूप में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउटसाइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है श्वसन। अब देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, हमें दो प्रकार के श्वसन दिए हुए हैं इसमें। सबसे पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, एक तो होता है एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल को क्या कहता है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य श्वसन और इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक श्वसन, या इसको कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। एक्सटर्नल, सबसे पहले आते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। ये क्या होता है, देखिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब बाहर से, बाह्य श्वसन। तो इसमें कोशिकाओं और वायुमंडल जो है, वातावरण जो है, पर्यावरण है, उसके बीच में क्या हो रहा है, गैसों का विनिमय हो रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से बाहर का श्वसन है। ठीक है, जिसमें श्वसन पथ है वो काम में आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, ये द प्रोसेस रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इस प्रोसेस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का क्या हो, अवशोषण हो रहा है, फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड द रिमूवल ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागा जाता है और ऑक्सीजन को लिया जाता है, बाय द सेल ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। किसके द्वारा हो रहा है ये, किसके अंदर होता है ये, कोशिका के अंदर। कोशिका के द्वारा क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागा जाता है। इन दिस एक्सचेंज, इस विनिमय के अंदर क्या होता है, CO2 एंड CO2 टेक प्लेस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द सेल्स, यानी इनमें आदान प्रदान कहाँ हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है,
इन्वायरमेंट एंड द सेल्स, यानी पर्यावरण और कोशिकाओं के बीच में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसको ब्रीथिंग, क्या, ब्रीथिंग यानी सांस लेना, या वेंटिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या कहा जाता है, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन भी कहा जाता है। इसे वेंटिटेशन या वेंटिलेशन दोनों कहा जाता है। वेंटिलेशन मतलब वायु का संचार, और इसे संवातन भी कहते हैं, और वेंटिटेशन का मतलब भी संवातन ही होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ब्रीथिंग यानी सांस लेना या संवातन भी कहा जाता है। और ये क्या है, एक भौतिक प्रक्रम है या भौतिक क्रिया होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला प्रकार रेस्पिरेशन का, कौन सा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा प्रकार आता है आपके इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। ये दूसरा प्रकार है इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी आंतरिक या कोशिकीय श्वसन भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार के श्वसन में क्या होता है कि देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें देख लेते हैं डेफिनेशन। द प्रोसेस रिलेटेड टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी बाय द लिविंग बींग्स इज कॉल्ड इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस, ये क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के यूज़ से और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन से संबंधित ये क्रिया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एटीपी का भी उत्पादन होता है। किसके द्वारा, जीवित जीवों के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्राणियों द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं एटीपी के उत्पादन से संबंधित प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब इसके भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरी नहीं होती वैसे, इसमें इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन में इसमें एक प्रकार का ऐसा भी श्वसन पाया जाता है जिसमें बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार है। देखिए, सबसे पहला प्रकार आता है, एक तो एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है वायवीय या ऑक्सी श्वसन जिसे कहा जाता है। एनएरोबिक का मतलब होता है अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब ये होता है कि इसमें वायु की या ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। देखिए, इसमें व्हेन सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी जब कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, देन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तब ये क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। तो वायवीय श्वसन किसे कहेंगे या ऑक्सी श्वसन किसे कहेंगे, जब श्वसन जो है कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। और इस क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरी जो होती है, दूसरा जो प्रकार का कोशिकीय श्वसन है वो है एनारोबिक यानी अनॉक्सी श्वसन। इसमें क्या होता है, देखिए, व्हेन सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जब कोशिकीय श्वसन
कौन सी कंडीशन में हो रहा है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिकीय श्वसन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। ठीक है। और अनोक्सी श्वसन के अंदर एल्कोहल का निर्माण होता है। एक प्रकार की एक किण्वन की क्रिया ही होती है। इस क्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज के अपघटन से और किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये होता है अनोक्सी श्वसन। और एक हमारी पेशी कोशिकाओं में भी जब हम क्या ज़्यादा ही श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं या व्यायाम करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि पेशी कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होती है वो काम में ले ली जाती है ऊर्जा निर्माण में। उसके बाद में जब श्वसन की जो क्रिया हो रही है पेशी कोशिकाओं में, वो क्या होता है? अनोक्सी स्थिति में होती है। और उस समय हमारी पेशियां हैं वो थकान अनुभव करने लगती है और पेशियों में दर्द होने लगता है। इसका कारण है उसमें बनने वाली लैक्टिक एसिड। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? अनोक्सी श्वसन होगा और ग्लूकोज के अपघटन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये हो जाता है इसमें अनोक्सी श्वसन, जिसके दो उदाहरण मैंने बताए। एक तो हमारी पेशी कोशिकाओं में होने वाला जिसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, और दूसरा बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। यीस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ये होता है, किण्वन की क्रिया होती है और उनमें क्या होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये होता है, ये हो गए आपके कोशिकीय श्वसन के प्रकार। तो कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इसके बाद में हम एक टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि विभिन्न जीवों के जो श्वसन अंग हैं, हमें अगला जो टॉपिक अपना ये है, देखिए अगले टॉपिक के बारे में हम देखें तो ये है रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी मानव का श्वसन अंग और श्वसन तंत्र। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा बहुत अन्य जीवों के बारे में, अन्य प्राणियों के श्वसन अंगों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें ये देखिए कि अन्य जीवों में भी कौन कौन से श्वसन अंग जो है वो पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है, ये सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली मतलब इसकी जो कोशिका झिल्ली है जीवों की, वो ही क्या करती है? श्वसन की क्रिया करती है। इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोअन्स। ठीक है। क्या होता है? प्रोटोजोअन्स। फिर दूसरा है इसमें नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम क्या होता है? इसमें जो स्पंज होते हैं, स्पंजों के शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों में एक नाल तंत्र पाया जाता है। ये सारे के सारे छिद्र है उस नाल तंत्र में खुलते हैं। ये जो है नाल तंत्र, इसमें क्या होते हैं? ये सारे के सारे छिद्र जल को, उसके साथ में भोज्य पदार्थों को और उसके साथ में वायु को भी लेकर के आते हैं, जिसके द्वारा इन जीवों में श्वसन की क्रिया होती है। इसका उदाहरण है स्पंज। ठीक है। स्पंज जो होते हैं पोरीफेरा संघ के जो सदस्य हैं, उनके अंदर ये इस प्रकार का श्वसन अंग पाए जाते हैं। गैसों का विनिमय इनके द्वारा, नाल तंत्र के द्वारा, कैनाल सिस्टम के द्वारा होता है। फिर अगला आता है बॉडी वॉल या देह भित्ति, या इसको त्वचीय श्वसन भी कहा जाता है। यानी इनमें क्या होता है? त्वचा के द्वारा इनमें श्वसन की क्रिया होती है। इनकी त्वचा से ही श्वसन हो जाता है। इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनके द्वारा वायु है वो अंदर प्रवेश कर जाती है। इसके उदाहरण में देखिए, यह सिलेंट्रेट्स एंड वॉर्म्स। ठीक है। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी है और कृमि जो होते हैं उनके अंदर ये इस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। किस प्रकार के श्वसन कौन से होते हैं? देह भित्ति या बॉडी वॉल। फिर आता है आपका चौथा गिल्स। अगला गिल्स या गलफड़े भी जिसको कहा जाता है, और ये किन में पाया जाता है? अधिकांश जलीय प्राणियों में, जैसे कि मछलियों के अंदर ये इस प्रकार का श्वसन अंग पाया जाता है। ठीक है। फिर है अगला श्वसन नलिकाएं, और ये श्वसन नलिकाएं किन में पाई जाती हैं?
इंसेक्ट्स में, ठीक है, सीधी ट्रैकिया होती है, श्वास नली होती है, उसके आगे का जो सिस्टम है वो विकसित नहीं होता, उनमें कूपिकाओं का और उनका निर्माण नहीं होता है। तो इसमें सिर्फ एक श्वास नली होती है और श्वास नली के द्वारा श्वसन की क्रिया है वो होती है, वहीं से इनके शरीर में वायु का आदान प्रदान कर दिया जाता है रक्त के साथ में। तो ये होता है कि इसमें इंसेक्ट्स में, इसमें होता है जो इंसेक्ट होते हैं, कीट जो होते हैं, उनके अंदर ट्रैकिया के द्वारा श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। अगला है श्वसन अंग बुक लंग्स, पुस्तक फेफड़े बोलते हैं इनको, क्योंकि इसमें जैसे पुस्तक में पेज होते हैं, बहुत सारे पन्ने होते हैं, उसी तरीके से इसमें बहुत सारी परतें होती है, ठीक है। तो ये इनको कहते हैं बुक लंग्स, और ये किसमें पाए जाते हैं? स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ठीक है, मकड़ी और बिच्छू के अंदर ये पाए जाते हैं इस प्रकार का श्वसन। फिर अगला होता है, अगला श्वसन अंग है साइफन। साइफन क्या होता है? एक नली नुमा संरचना होती है जो उसमें ये जो कैनाल सिस्टम होता है ना इन ये पोरीफेरा जीवों का, उसी की तरह इसमें भी होता है। ये एक नली होती है और इस नली के द्वारा जल है और वायु है, इनको ग्रहण किया जाता है, और उसी नली के द्वारा वायु भी शरीर के अंदर प्रवेश करती है, भोजन भी प्रवेश करता है और वायु भी प्रवेश करती है। तो जल के साथ में जो वायु आती है उनको ये ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन से संघ के प्राणी आते हैं? मोलस्का संघ के प्राणी आते हैं। मोलस्का संघ का वर्ग है सिफेलोपोडा, उनके अंदर ये श्वसनांग के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके बाद में अगला आपका श्वसन अंग आता है जीवों में श्वसन वृक्ष, रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है? कुपिकाओं का गुच्छ होता है, आगे जो ट्रैकिया है वो साकित हो जाती है और एक वृक्ष जैसी संरचना बनाती है, इसे कहते हैं श्वसन वृक्ष। और ये किस में होता है? सी कुकुम्बर, यानी ये समुद्री कुकुम्बर जो है किस में पाया जाता है? सी कुकुम्बर, या जिसको बोलते हैं समुद्री खीरा, उसके अंदर पाया जाता है। इसका वैसे नाम होलोथुरोइडिया है और इसको सामान्य नाम समुद्री खीरा के नाम से भी जाना जाता है। खीरे जैसी संरचना होती है जो सलाद के रूप में खाया जाता है खीरा, वैसा इसका शरीर होता है, तो इसके कारण इसको समुद्री खीरा भी कहा जाता है। इकाइनोडर्मेटा जो संघ है उसका ये सदस्य है, ठीक है। तो उनमें क्या पाया जाता है? श्वसन वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद में है बकल कैविटी या मुख गुहा, बकल चैम्बर भी कहते हैं इसको। ये किस में होता है? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में क्या होता है? मुख गुहा के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, उसमें कोष्ठक होते हैं और वहाँ से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे मेंढक और टोड, इनके अंदर ये इस किस प्रकार का श्वसन अंग होता है? बकल चैम्बर होता है, ठीक है। मेंढक के अंदर त्वचा के द्वारा भी श्वसन हो सकता है और इनमें फेफड़े भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें त्वचा के द्वारा होते हैं, गलफड़े भी होते हैं और क्या होते हैं? फेफड़े भी होते हैं। तो इनमें बहुत सारे प्रकार के श्वसनांग पाए जाते हैं इसमें। फिर आता है फुफ्फुस या लंग्स। ये अधिकांश स्थलीय प्राणियों में पाए जाते हैं, ठीक है। स्थल पर पाए जाने वाले अधिकांश प्राणी हैं, उनमें किस प्रकार के श्वसन अंग होते हैं? फुफ्फुस या फेफड़े जो हैं वो इसमें श्वसनांग के रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने ये अध्ययन किया किसका? विभिन्न जीवों के श्वसन अंगों का। इसके बाद में हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव में श्वसन अंग और श्वसन तंत्र, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए मानव के श्वसनांग जो हैं उनमें आप जैसे कि जानते ही हो श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बाहर से हम अंदर की ओर देखें तो सबसे पहले बाह्य नासा छिद्र जो है होते हैं वो आते हैं। उसके बाद में अंदर की ओर नासा गुहा और फिर नासा ग्रसनी
इसमें देखिए ये दिया हुआ है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये भाग देखिए, इसमें ये एक तो एक्सटर्नल नॉर्स यानी बाह्य नासा गुहा जो होती है नॉस्ट्रल, और इसके बाद में नेजल कैविटी नासा गुहा, उसके बाद में नेजो फेरिंगल कैविटी नासा ग्रसनी गुहा। नासा ग्रसनी हमने ग्रसनी के प्रकार में पढ़े थे हमने, नासा ग्रसनी, मुख गुहा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो इसमें ये जो नासा ग्रसनी है ये श्वसन तंत्र का एक भाग होता है जहाँ से होते हुए वायु आगे की ओर भेजी जाती है। फिर इसके अंदर आता है कौन सा, लैरिंग्स या इसको कंठ बोलते हैं, ठीक है। एक स्वर तंत्र है मनुष्य के अंदर पाया जाने वाला कंठ, जो जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, लैरिंग्स में। उसके बाद में श्वसन अंग है ट्रैकिया, और ट्रैकिया जो है वो जिसको श्वास नली बोलते हैं ट्रैकिया को, ये किस में बंटी हुई होती है, ब्रोंकाई में, श्वसनियों में विभाजित होती है। और उसके बाद में ये श्वसनियाँ कहाँ खुलती है, लंग्स के अंदर खुलती है, यानी फेफड़ों के अंदर खुलती है, ठीक है। तो इसमें ये दो प्रकार के हम कह सकते हैं श्वसनांग। तो इसमें जो ये बाह्य नासा छिद्र और नासा गुहा, नासा ग्रसनी गुहा और कंठ और जो ट्रैकिया, ये जो होते हैं ये सारे के सारे भाग क्या होते हैं, सहायक श्वसनांग के रूप में होते हैं। इसमें प्रमुख श्वसनांग कौन से होते हैं, लंग्स। कौन से हैं, लंग्स। लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रमुख श्वसनांग है किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर, ठीक है। और बाकी के जो भाग होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर मैक रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, ठीक है। तो इसमें बाकी के जो शेष संरचनाएं हैं वो क्या करती है, श्वसन मार्ग का निर्माण करती है, ठीक है। और जिसमें अब ये जो फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों के अंदर क्या पाई जाती है, जो वायु कूपिकाएँ होती हैं, वो वायु कूपिकाएँ श्वसन सतह का कार्य करती है। तो हम चित्र के द्वारा यदि इस श्वसन पथ को देखें, श्वसन मार्ग को, तो उसमें देखिए सबसे पहले जो बाहर वाला जो भाग है वो है नॉस्ट्रिल। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है बाहर की ओर, यह जो नासा छिद्र है इसको क्या कहा जाता है, नॉस्ट्रिल कहा जाता है या नासा छिद्र कहा जाता है। इस नॉस्ट्रिल के अंदर ये जो भाग पाया जाता है, ये भाग क्या होता है, ये नेज़ल कैविटी होता है, नासा गुहा। और ये नासा गुहा जो है वो अंदर की ओर यहाँ पर नासा आंतरिक नासा छिद्र जो है, उस आंतरिक नासा छिद्र के द्वारा कहाँ खुलता है, ग्रसनी भाग में खुलता है। कौन से भाग में, ग्रसनी वाले भाग में खुलता है। यहाँ पर ये ऊपर की ओर जो है नासा ग्रसनी है वो पाई जाती है, और इस नासा ग्रसनी के द्वारा ये वायु जो है वो कौन से भाग में आती है, कंठ वाले भाग में आती है। ये जो भाग है आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, लैरिंग्स, ये कंठ भाग होता है, ठीक है। और इस कंठ वाले भाग से, इस कंठ वाले भाग में क्या होता है, स्वर रज्जु होते हैं, वोकल कॉर्ड होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने का काम करते हैं। इसके बाद में वायु जो है कहाँ प्रवेश कर जाती है, ट्रैकिया के अंदर। ये जो ट्रैकिया दिखाई दे रही है, श्वास नली, इसके ऊपर ये उपास्थल छल्ले हैं जो सी आकार के, इस प्रकार के छल्ले नुमा संरचना है वो इस पर पाई जाती है, ठीक है, ट्रैकिया के ऊपर। तो ये ट्रैकिया जो है वो पाई जाती है, जो आगे किस में विभाजित होती है, ये श्वास नली है वो श्वसनियों में विभाजित रहती है, ठीक है। उसके बाद में ये श्वास नली खुलती है कहाँ पर, ये श्वास नली खुलती है फेफड़ों के भीतर। कहाँ खुलती है, फेफड़ों के अंदर। ये अगला भाग होता है इसमें, कौन से, लंग्स या फेफड़े जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है राइट लंग्स और ये होता है लेफ्ट लंग्स, तो ठीक है। अब इसके आगे देखिए कि इसके जो बाह्य नासा छिद्र है, सबसे पहले उसके बारे में देखें।
तो बाह्य नासा छिद्र या बाह्य नासा द्वार जो है वो कितने जोड़ी होते हैं मनुष्य के अंदर? 1 पेयर ऑफ एक्सटर्नल नार्स, यानी एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र पाए जाते हैं जो नासा गुहा को बाहर की ओर खोलते हैं। ठीक है, और जहाँ से वायुमंडल से होते हुए वायुमंडल की जो वायु है वो कहाँ पहुँचती है? नासा गुहा के अंदर प्रवेश करती है। किनके द्वारा? बाह्य नासा छिद्र या नासा द्वार के द्वारा। ठीक है, तो ये होता है नासा द्वार, सबसे पहला भाग। यहाँ पर वायु कहाँ चली जाती है? नासा गुहा में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में आती है नासा गुहा। कौन सा भाग आता है? नासा गुहा। अब देखिए इसमें ये नासा, एक चीज़ और देखिए, द हेयर्स फाउंड इन नॉस्ट्रल, यानी नासा द्वार जो है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? रोम और स्पाइरल बोन्स ऑफ नेजल पैसेज आर कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन फिल्टर द एंटायरिंग एयर, यानी इसमें पाए जाने वाले इनमें पाए जाने वाले जो रोम है, ये रोम क्या करते हैं? जो मिट्टी के साथ में आने वाले धूल मिट्टी के जो कण होते हैं उन कणों को रोकने का काम करते हैं, अंदर श्वसन पथ में जाने नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला भाग आता है इसका नासा मार्ग। ठीक है, कौन सा भाग आता है? नासा मार्ग। नासा मार्ग या इसको बोलते हैं कौन सा भाग? नेज़ल कैविटी या नासा गुहा भी कहते हैं, ये अगला भाग है इसका। इस नासा गुहा जो भाग होता है इसके अंदर क्या पाई जाती है? इसमें श्लेष्मा झिल्ली से आवृत, यानी श्लेष्मा झिल्ली से ढकी हुई घुमावदार अस्थियां होती हैं। इसमें क्या पाई जाती है? घुमावदार अस्थियां होती हैं जो किसके द्वारा घिरी रहती है? ये श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा। इसमें देखिए ये है स्पाइरल बोन्स ऑफ नेजल पैसेज विच आर कवर्डेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। किसके द्वारा घिरी हुई रहती है? ये श्लेष्मा झिल्ली द्वारा घिरी हुई क्या होती है? सर्पिल अस्थियां होती हैं। ठीक है, फिल्टर द एंटायरिंग एयर, और इसमें क्या होता है? ये रोम तो क्या करते हैं? ये जो हवा होती है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं, और ये जो अस्थियां होती हैं घुमावदार, इन घुमावदार अस्थियों के द्वारा क्या किया जाता है? वायु को गर्म और नम बनाया जाता है। मॉइस्ट मतलब नम बनाया जाता है, और नम किसके कारण? ये जो श्लेष्मा झिल्ली है ना उसके कारण इसको नम, और इनके जो घुमावदार अस्थियां उनसे टकराने के कारण ये गर्म हो जाती है। ठीक है, जिससे बाहर और अंदर का जो तापमान है वो सही बना रहे और हवा है वो अंदर जा कर के नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है, ये होता है किसका कार्य? इसमें पाई जाने वाली जो घुमावदार अस्थियां हैं जो श्लेष्मा द्वारा घिरी हुई रहती है। ठीक है, अब इसके बाद में जो भाग है ये देखिए, इसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी जो सूक्ष्म कण है प्रेजेंट्स इन द एयर ब्लॉक्ड बाय म्यूकस एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गोइंग इनटू द लंग्स। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? नासा गुहा के अंदर छोटे कणों को जो हवा में पाए जाते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक लिया जाता है। किसके द्वारा? म्यूकस के द्वारा, यानी इसमें जो श्लेष्मा का स्त्राव होता है श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा, उसके द्वारा। ठीक है, और इसको अंदर जाने नहीं दिया जाता है जिससे वो फेफड़ों में प्रवेश ना करे। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो नासा गुहा है या नासा मार्ग है वो किस किस से बना होता है? इसमें कौन कौन से भाग है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो नासा मार्ग में देखिए नेजल पैसेज इज मेड अप ऑफ नेजल, इसमें अस्थियां पाई जाती हैं। कौन सी? नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और एथमॉइड बोन्स। ठीक है, ये हड्डियां होती है और इन हड्डियों के द्वारा ये जो नासा मार्ग है वो घिरा हुआ
रहता है। इन अस्थियों के बारे में अपना जो कंकाल तंत्र वाला जो चैप्टर है उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें आपके समझ में आ जाएगा कि ये अस्थियाँ कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, तो ये इन अस्थियों के द्वारा ये नासा मार्ग है वो कवर्ड रहता है, ढका हुआ रहता है। इसके आगे देखिए, नेजल कैविटी ओपन इनटू नेजोफेरिंग्स थ्रू इंटरनल नार्स, यानी आंतरिक नासा छिद्रों के द्वारा ये कहाँ खुलती है? नासा कैविटी जो है, ये नासा गुहा है, वो कहाँ खुलती है? नेजोफेरिंग्स के अंदर, यानी नासा ग्रसनी के अंदर ये खुलती है। ठीक है, और द इनकमिंग एयर गोज बैक टू द लैरिंगोफेरिंग्स। कहाँ जाती है ये? लैरिंगोफेरिंग्स के पश्च भाग में जाती है। लैरिंगोफेरिंग्स किसे कहते हैं? कंठ ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, और ये कंठ ग्रसनी क्या करता है? जॉइंट्स ट्रैकिया थ्रू लैरिंग्स, ये श्वास नली को किससे जोड़ती है? कंठ से जोड़ती है, कंठ भाग से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, लैरिंग्स इज अ स्ट्रक्चर लाइक ट्रायंगुलर चैम्बर, ये एक त्रिकोणीय कोष्ठ के जैसी संरचना होती है जो किससे बनी होती है? इसमें कौन सपोर्ट करता है इसको? बाहर किससे घिरा होता है? ये कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थियाँ। तो ये उपास्थियों के द्वारा घिरी हुई त्रिकोणीय कोष्ठनुमा संरचना होती है। इसकी जो भित्ति है वो किससे बनी होती है? कार्टिलेज के द्वारा बनी हुई होती है, उपास्थि के द्वारा बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कौन सा भाग? लैरिंग्स भाग। इसके बाद में हम अगला भाग जो है, इसके अंदर जो उपास्थियाँ पाई जाती है वो कौन कौन सी उपास्थियाँ होती है? मुख्य रूप से इसमें मुख्य रूप से उपास्थियाँ होती है कौन सी? थायराइड, क्रिकॉइड, अरेटिनॉइड्स एंड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? ये भोजन को ग्रहण करते समय श्वास नली जो होती है, ट्रैकिया जो होती है, उसके रंध्रों को बंद कर लेती है। ऊपरी सिरे पर जो रंध्र पाए जाते हैं, जिसे जो उसका जो रंध्र है जिसको क्या कहते हैं? घाटी द्वार कहा जाता है या ग्लोटिस कहा जाता है, उस ग्लोटिस को ढक लेता है ये एपिग्लोटिस, और इसको भोजन को है वो श्वास नली में आने से रोकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ये अस्थियां हैं, सॉरी उपास्थियां हैं, ये पाई जाती है जिसके द्वारा ये कवर रहता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, द वोकल कॉर्ड आल्सो फाउंड इन लैरिंग्स विच जनरेट साउंड। इसमें क्या पाए जाते हैं? स्वर रज्जु होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? स्वर रज्जु। ठीक है, एक पतले तंतुनुमा संरचना होती है, वो क्या कहाँ पाया जाता है? कंठ में पाया जाता है, और उससे ही ध्वनि उत्पन्न होती है। जब वायु उनसे टकराती है स्वर रज्जु से, तो क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, द एपर्चर ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लोटिस। दिस एपर्चर ओपन इनटू ट्रैकिया। इसका जो ये रंध्र होता है, इसका ग्लोटिस का, ये जो लैरिंग्स का होता है, कंठ का जो द्वार है वो कहाँ खुलता है? ओपन इनटू ट्रैकिया, श्वास नली में खुलता है, जिसे क्या कहा जाता है? ग्लोटिस कहा जाता है या घाटी द्वार कहा जाता है, जिसके बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया था कि ये जो कंठ ग्रसनी है ये आगे दो छिद्रों के रूप में खुलती है आगे जा कर के। एक तो होता है घाटी द्वार और एक होता है निगल द्वार, गलट और ग्लोटिस। ठीक है, तो निगल द्वार किस में जाएगा? ग्रासनाल में, और घाटी द्वार है वो कहाँ खुलता है? श्वास नली में खुलता है। ठीक है, और इस घाटी द्वार या ग्लोटिस के ऊपर एक उपास्थिल ढक्कन नुमा संरचना होती है। इस उपास्थिल ढक्कन नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस कहा जाता। यहाँ हमने 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया आपने। यहाँ पर जो श्वसन पथ है उसके बारे में, एक तो इसका भाग होता है, ये पहला भाग जो हमने पढ़ा नॉस्ट्रिल, और उसके बाद में दूसरा भाग हमने पढ़ लिया नेज़ल कैविटी, और तीसरा जो भाग है हमने ये पढ़ा है लैरिंगोफेरिंग्स जो है कंठ ग्रसनी, जिसका भाग ये कंठ जो है वो उसका भाग होता है जो ट्रायंगुलर चैम्बर होता है और ये उपास्थियों से घिरा हुआ रहता है।
ठीक है। और इसके ऊपर ये उपास्थियाँ जो है, बहुत सारी उपास्थियाँ वो पाई जाती हैं, जैसे थायराइड है, क्रिकॉइड है, एरेटिनॉइड है और एपिग्लोटिस है। इनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद में अपना अगला जो है टॉपिक वो है ट्रैकिया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।